बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम 94% मुकम्मल हो चुका है। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पर लगाई गई ये फेंस, ये दोनों अतराफ बसने वाले लोगों को सिक्योरिटी, आमदोरफ्त और तिजारत, इसको रेगुलेट करने के लिए इस वक्त की अशद जरूरत है। इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि उन्हें महफूज बनाना है। इस हवाले से पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमती सतह पर दोनों तरफ मुकम्मल हम-आहंगी पाई जाती है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल एक संगीन इंसानी अलमिया को जन्म दे सकती है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान और खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी पर हो। पाकिस्तान में किसी भी मुसल्ला फर्द या ग्रोह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून की बालादस्ती और पासदारी से ही मुआशरे तरक्की करते हैं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। इस हवाले से किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम, इदारों और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना है। इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी वाकिफ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज, मनगढ़ंत झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ है। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे, आइंदा भी नाकाम होंगे इंशाल्लाह। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज द एविडेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बड़ी मुफस्सल प्रेस ब्रीफिंग की। इस प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से और इस प्रेस ब्रीफिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल और रीजनल मामलात के ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर बात की गई, जिसके अंदर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, अफगानिस्तान की अब की हुकूमत के साथ बातचीत, कुछ इक्का दुक्का जो वाकयात बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर हुए उस हवाले से, और साथ ही साथ दूसरी तरफ ईस्टर्न बॉर्डर के मामलात जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कश्मीर के, क्योंकि आज हक़ खुद इरादियत है कश्मीर के हवाले से, 5 जनवरी है, इसके बारे में भी बात की गई। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर बात करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DG ISPR ने कहा कि किसी को किसी भी तरीके से असलहा उठाकर स्टेट की ताकत को, रेट को चैलेंज करने का किसी तरीके से अलाउंस और स्पेस नहीं दी जाएगी। स्टेट की रेट कायम करने के लिए सिर्फ स्टेट का हक है कि वो हथियार उठाए और कोई हथियार नहीं उठा सकता। इसके साथ साथ डील्स के मामलात को रद्द करते हुए वाज़ेह कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ कयास आराइयाँ हैं और कयास आराइयों करने वालों से सवाल किया जाए। बहुत सारे मामलात को डिस्कस करते हुए अफगानिस्तान के मामलात के अंदर बिलखुसूस अभी पिछले दिनों के अंदर कुछ मामलात जो आगे बढ़ते हुए हम लोगों को नजर आए, इसमें बड़े वाज़ेह तौर पर बॉर्डर फेंसिंग की जब बात आई तो बॉर्डर फेंसिंग के बारे में उन्होंने बताया कि 94% बॉर्डर फेंसिंग अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल हो चुकी है, जिसके अंदर KPK में 97% से ज्यादा और बलोचिस्तान में 93% बॉर्डर फेंसिंग मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 71% बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है और बाकी अभी जारी है। बॉर्डर फोर्ट्स की बात की जाए, जो फोर्ट्स कायम किए जाते हैं बॉर्डर फेंसिंग और इस तमाम बाढ़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, बॉर्डर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, तो टोटल जो प्लान है वो 1068 बॉर्डर फोर्ट्स प्लान है और इसके अंदर से 673 बॉर्डर फोर्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। FC की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। 67 नए विंग्स FC के कायम कर दिए गए हैं, रेज कर दिए गए हैं और दिसंबर 2022 तक 6 और मजीद विंग्स कायम किए जाएंगे ताकि वो इस तमाम बॉर्डर को प्रोटेक्शन दे सकें। पाकिस्तान के मामलात अंदरूनी और रीजनल सतह के ऊपर बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इन मामलात के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदरूनी और ईस्टर्न बॉर्डर की साइड पर जो मामलात हैं उनको डिस्कस करने के लिए पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल अमजद शुएब साहब और शौकत पराचा साहब। सेकेंड सेगमेंट में हम अफगानिस्तान की बिलखुसूस बात करेंगे। बहुत सारे सवालात आजकल उठ रहे हैं कि वहां से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के अंदर कशीदगी पैदा कर सकती हैं। उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सुहेल शाहीन साहब मौजूद होंगे जो कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के तर्जुमान भी हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से अफगानिस्तान की अब की हुकूमत के क्या सोच है। ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद उसके बाद बढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी और रीजनल मामलात की तरफ, पहले सेगमेंट की तरफ। वेलकम बैक
बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मामलात आपके सामने रखे। DGISPR की आज बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग थी। अगर सीधा सीधा एक एक पॉइंट को भी नोट करने की कोशिश करें तो बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी चीज़ जो कयास आराइयाँ थी उसको एक ख़त्म किया, उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। डील्स के बड़े अरसे से बात चल रही थी, उसके बाद फिर भारत की तरफ भी आएंगे और अपने बॉर्डर्स की तरफ भी आएंगे। जनरल अमजद शोएब साहब और शौकत पराचा साहब अभी मेरे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये सुन लीजिएगा कि DGISPR ने आज डील्स, जिसके बारे में बड़े अरसे से कयास आराइयाँ चलती आ रही हैं, क्या कहा? स्पेकुलेशंस हैं, कयास आराइयाँ हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या है उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। अच्छा, व्हाट इज द एविडेंस? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। डील्स की बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं, बल्कि हुकूमत के मामलात जो डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर से भी उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भिनक ज़रूर पड़ती है कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी शायद उनको वापस लाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है। जनरल साहब, यहाँ तो कंप्लीट रिजेक्शन आ गया, तो ये बार बार ये डील्स की बात उठती क्यों है, क्यों उभरती है? ये देखिए, ये एक नया दौर है इन कहानियों का, जहां से फैलाई जाती हैं, निकलती हैं, और ये मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ फेक न्यूज का बहुत ही ज्यादा रिवाज हो चुका है। बहुत अरसे से ये चीज चल रही है। और आप देखिए कि जब हम कहते हैं कि डील ने, तो कहते हैं नहीं जी, डील तो होते थे ना मुशर्रफ के दौर में। ये मुशर्रफ हुक्मरान था, उसको जरूरत थी, उसके इख्तियारात थे, वो हर चीज कर सकता था। आज जो एस्टेब्लिशमेंट है आपकी, उसके इख्तियार में ये चीजें नहीं है। और मियां साहब का मसला 100% एक अदालती मसला है, जहाँ पे कानूनी प्रॉब्लम है। वो जाके अदालत से ही रिलीफ ले सकते हैं, उनको और तो कोई रिलीफ दे नहीं सकता। तो एक तो ये इशू है कि आप इसको एक कानूनी नुक्ता निगाह से देखें तो ये 100% अदालती मसला है। दूसरी तरफ ये है कि ये अफवाहें लगातार फैलाने का काम भी हमारे यहाँ यूं लगता है कि एक तबका है जिसका सिलसिला रोजगार इसी पे है। वो रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसी अफवाह चला देते हैं। मैंने इस पे बड़ी सीरियसली तहकीक की, और हर दफा ये अफवाह जब झूठ साबित हो जाती है तो उनमें से किसी को शर्म नहीं आती कि ये वो महसूस करे कि ये, क्योंकि उन्होंने सोर्स को तो डिस्क्लोज नहीं करना होता। अभी अब देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, सोर्स नहीं बताना और मुल्क को बेशक दलील करते रहे आप अपने। तो ये अलमिया है। मैंने बारसूरत इस पे बड़ा पूरी तरह तहकीक भी की, और क्योंकि काफी ये पहली बात, तो मुझे तो यही हर तरह से जवाब मिला कि ये बताएं कि हमारे इख्तियार में है कि हम क्या दे सकते हैं किसी को रिलीफ। तो ये बात समझने की है कि आप एक वक्त हुक्मरान थे तो बिल्कुल आपको, आपके हाथ में था, बहुत कुछ आप कर सकते थे। जब आप हुक्मरान भी नहीं है, एक आप महकमा है जो खुद आज अदालतों में उनके खिलाफ फैसले हो रहे हैं, और वो खुद जाके अदालतों में अपनी सफाई तक पेश नहीं कर सकते क्योंकि उनको बुलाता कोई नहीं, तो वो जाके किसी को रिलीफ क्या लेके देंगे? राइट। मेरा ख्याल है कि हमें इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। इसके पीछे लाजमन कोई ना कोई मकसद है उस पॉलिटिकल पार्टी का या लोगों का। वो अपने अवाम को शायद अपने वोटर को कोई मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो उनके साथ लॉयल रहें, फर्म रहें, उनको यकीन दहानी कराई जाए कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान की अवाम है, वो एक तरफ है। मैंने बेशुमार, मेरा अपना भी लॉग है जिसमें मैं बेशुमार कमेंट्स पढ़ता हूँ, और उसमें मैंने एक इस पे भी की वीडियो कि मैं ये कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, कोई रिलीफ या कोई डील वगैरह की बात नहीं। तो उसमें लोगों के कमेंट्स थे कि जी अगर होगा डील तो बेहद शर्म की बात होगी कि जिन लोगों ने करप्शन की आप उनके साथ डील करके आप होते कौन है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डील अब खत्म हो गई है। लेकिन शौकत पराचा साहब, एक इंटरेस्टिंग बात, राइट, इसका है ही नहीं कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई रियलिटी है, ठीक, कोई एपेटाइट ही नहीं है डील की पाकिस्तानी अवाम में। शौकत पराचा साहब, लेकिन मसला ये है कि इससे पहले वजीर आजम साहब हमेशा कहा करते थे कि ना डील होगी, ना ढील होगी, ना एनआरओ होगा। मांगते रहे आप लोगों ने जितना मांगना है, लेकिन अब काबीना की मुलाकातें हों, स्पोक्स पर्सन की मुलाकातें हों, उसके अंदर वो भी कहते हैं कि कोई तरीकाकार ढूंढने की कोशिश की जा रही है वजीर आजम साहब को। क्या या वजीर आजम साहब को तंग करने की या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह की खबरें स्प्रेड करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसाब पे भारी तो नहीं हो गई?
اگر جو گورننس کی صورتحال ہے اس کے باوجود بھی، مہنگائی کی صورتحال کے باوجود بھی، معیشت کی جو صورتحال ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر پی ٹی آئی کے اعصاب خراب نہیں ہوئے تو پھر وہ اس طرح کی رومر سے خراب نہیں ہوں گے۔ بنیادی طور پر یہ جو ڈیل والی بات ہے، آپ کے سامنے باتیں تو ہوتی رہیں، مثلا مریم نواز جب گلگت میں تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ادھر ہی بات کریں گے، اور ہم نے میڈیا میں کوئی ایسی باتیں کبھی نہیں کی کہ کوئی ڈیل ہونے والی ہے، لیکن جب وزیر اعظم نے اپنے لوگوں سے بات کی تو اس وقت واقعی یہ کچھ ہوا کہ جب وزیر اعظم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو کیا وزیر اعظم کو کوئی ایسی بھنک پڑی ہے، کیا وزیر اعظم کو کوئی ایسا فیڈ بیک آیا ہے، یا وزیر اعظم کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہوئی ہے؟ میں نے اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اس وقت ذرا سیریسلی سوچنا شروع کیا کہ وزیر اعظم کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، یعنی جو اگر اپوزیشن تو فیلر چھوڑتی ہے نا، اپوزیشن کے لوگ فیلر چھوڑتے ہیں کہ یہ بات کر دیں، ری ایکشن کیا آتا ہے، رد عمل کیا آتا ہے، لیکن اگر وزیر اعظم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں تو آج کی یہ جو پریس کانفرنس تھی اور یہ جو کنٹینٹ آپ نے سنایا، کیا یہ بات اپوزیشن کو سنانے والی تھی؟ اپوزیشن اگر ڈیل کی بات چیت نہیں ہو رہی تو ان کو بھی پتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم کو سنایا گیا ہے کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آخر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں وہ ایک کانٹیکسٹ ہے، اور کانٹیکسٹ کیا ہے؟ جب نواز شریف علاج کے لیے باہر گئے تو اسی کابینہ نے بھیجنے کی بات کی نا، اسی کابینہ کے اندر کسی کیبنٹ ممبر کے، آنریبل ممبر کے آنکھوں میں آنسو آئے نا، یہ بھی وزیر اعظم نے بتایا تھا ہمیں تو کابینہ کے اجلاسوں کا پتہ نہیں ہے نا، اور آج وہی کابینہ کہتی ہے کہ جی وہ کیسے چلا گیا، وہ دھوکہ دے کے چلا گیا۔ آپ کے اپنے جو اس وقت مشیر صحت ہیں ان کی تو گواہی آئی تھی، اور وہ کراچی والے مرحوم ڈاکٹر کی بھی گواہی آئی تھی، تو آپ ایک خود فیصلہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دوسروں کو ایکیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں وزیر اعظم کی طرف سے، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کی یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہا گیا ہو کہ دیر از نتھنگ، تو چلیں اس کے اوپر تو فل سٹاپ ڈال دیا۔ ایک اور بات جو بڑی انٹرسٹنگ مجھے آج کی بالخصوص اس تمام پریسے میں لگی، وہ سیکیورٹی کے معاملات اور بھارت کے اندر جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے، کہ آج یوم حق خود ارادیت بھی ہے کشمیر کا، تو جان صاحب کشمیر کی معاملات اب پھیل کر پورے بھارت کے اندر چلے گئے ہیں، اور پاکستانی سیاست تو اپنی جگہ پر انسٹیبلٹی کا شکار ہے ہی ہے، لیکن ہمارے ہمسائے کے اندر بھی یہ انسٹیبلٹی ہم لوگوں کو بڑی نظر آ رہی ہے۔ and there are so many points that were discussed in today's presser کہ ہر پوائنٹ کو اگر ایک ایک باری بھی ڈسکس کریں تو پھر بھی پوائنٹس جو ہے ہم پورے ڈسکس نہ کر پائیں شاید۔ ایسی سچویشن میں جہاں بھارت میں انتخابات قریب آنے والے ہیں، کیا ہم توقع رکھیں کہ ایسٹرن بارڈر کے اوپر سیکیورٹی کے حالات کشیدہ ہوں گے؟ دیکھیے، ایسٹرن بارڈر پہ کشیدگی اس لحاظ سے تو کم ہوئی کہ وہ جو ایل او سی کے اوپر بہت ساری ایکٹیویٹی رہتی تھی وہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ بند ہو گئی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے جو اطلاعات آج کل ہیں کہ رشیا سے S-400 جو انہوں نے پروکیور کیا بھارت نے، وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں پنجاب میں پاکستان کی سرحد کے قریب۔ کہنے کو خدشہ اور خطرہ وہ کہتے ہیں جی چائنا سے ہے، لیکن دباؤ سارا پاکستان کی، تو لازمی بات ہے کہ اس سے ٹینشن بڑھے گی جب آپ اپنی ڈپلوائمنٹس کریں گے ہمارے بارڈرز کے ساتھ ساتھ، تو اس سے کیا پاکستان آنکھیں بند کر لے؟ لازماً آپ کی ٹینشن بڑھے گی، آپ کے ہاں بھی ڈپلوائمنٹس ہوں گی، آپ بھی کاؤنٹر میئرز لیں گے، تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو بڑا سارا کسی ایک پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ ہم ڈیفینیٹلی ایک چھوٹا ملک ہیں اور ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے بھارت کے ہر اس ایکشن کے خلاف جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے جب سے مودی آیا ہے ان کے عزائم بڑے مختلف ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں کس طرح پھیلائی گئی۔ اگر دوستانہ کرنا ہو، اگر آپ کے پاس، اگر ان کے دل میں، ان کے اپنی پالیسی میں پاکستان کی طرف گڈ ول بڑھانی ہو تو وہ اس طرح نفرتیں پیدا کریں گے۔ پاکستان کو تو انٹرنلی انہوں نے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، پاکستان کی اکانومی برباد کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ یہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی تھی، انہوں نے ڈکلیئرڈ پالیسی یہ رکھی تھی کہ ہم نے پاکستان کو خود انٹرنلی انسٹیبلٹی کا شکار ہو گئے۔
वो अलहदा बात है कि उन्होंने कश्मीर पे जो यूनिलेटरल एक्शन लिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यूनिलेटरल एक्शन जो है वो सिंगल सोल सुपर पावर शायद दे सकती है और कोई नहीं ले सकता। नतीजा ये कि उनको जवाबी एक्शन उधर से जब चाइना ने किया तो लेने के देने अब तब पड़े, उनको मार भी खाई और कर भी कुछ नहीं सके। शौकत पराचा साहब, एक तरफ हम लोगों को यहाँ सरहद पार कशीदगी बढ़ते हुए नजर आ रही है, दूसरी तरफ हमारे वेस्टर्न हमसाए अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ब्रू कर रहा है। ये पाकिस्तान को कितना ज़्यादा इसके हवाले से कुशनिंग डेवलप करने की ज़रूरत होगी? मामलात उधर भी कशीदा, इधर भी कशीदा, पाकिस्तान की अफवाज ऑलरेडी दहशतगर्दी से निपट के हटी हैं और अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज रीजन के अंदर डेवलप हो गई हैं। पाकिस्तान को व्हाट शुड बी द स्टेप्स प्रिकॉशनरी और साथ साथ रिएक्शनरी जो पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे आने वाले दिनों में? देखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं समझता हूं कि आज की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थी तो पाकिस्तान के हवाले से इन खतरात को एड्रेस कर, और बड़ी हौसला अफजा बात की गई। बड़ा हौसला मिला जब DGI-SPR ने वादे तौर पर कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। TTP के हवाले से जो यहाँ पर खदशात पाए जा रहे थे, उन्होंने वादे कर दिया कि सीज फायर खत्म हो चुका है और ऑपरेशन शुरू हैं, और उन्होंने आज यानी मिलिट्री स्पोक्समैन की तरफ से वो वजूहात भी आ गई कि अफगान हुकूमत ने कहा था कि हम आपकी अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया, नई हुकूमत पर, तालिबान हुकूमत पर, इंटरिम गवर्नमेंट पर, कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आज वादे की गई DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं समझता हूं कि जो इंडिया की तरफ से चैलेंज है या अफगानिस्तान के बॉर्डर पर चैलेंज आता है, उनको बराह रास्त एड्रेस किया गया। और जो किसी के ज़हन में, जैसे आपका सवाल है, अगर सवालात थे तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह आज उन सवालात को क्लियर कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की जाती है और उसका बराह रास्त असर ढूंढा जाता है कि मुल्क की सलामती पर क्या पड़ेगा, या पाकिस्तान की जो इंटरनल सूरत हाल है पॉलिटिकल, उसका क्या असर पड़ेगा। तो आज तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हमें बताया गया है, कौम पाकिस्तान की अफवाज के पीछे खड़ी है, कौम बिल्कुल साथ खड़ी है मुसल्लह अफवाज के, मुसल्लह अफवाज बिल्कुल तैयार हैं, और जो डिफेंस कैपेबिलिटी है अपने महदूद वसाइल में रहते हुए उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। आपने सुना है JF-17 थंडर के बारे में या JF-10 के बारे में क्वेश्चन किए गए और बड़ा एलेबोरेट उन्होंने जवाब दिए। तो चैलेंजेस तो रहे हैं, चैलेंजेस रहेंगे भी आगे, रहेंगे, राइट। और इनसे निपटने के लिए चाहे जो माशी वसाइल हों वो कम है, लेकिन द मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। शौकत पराचा साहब, थैंक यू सो मच। जनरल अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद हम बिलखुसूस अफगानिस्तान की बात करेंगे। अफगानिस्तान के कुछ जो फेंसिंग, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, उसके ऊपर फेंसिंग के इश्यूज हुए, उस हवाले से भी हमारे साथ सुहेल शाहीन साहब मौजूद होंगे, जो कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसके तर्जुमान है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के तर्जुमान हैं। उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ नुकात की जो कि पाकिस्तान और रीजनल सतह के हैं। अब जरा सिर्फ अफगानिस्तान की बात करें तो आज DGI-SPR ने बड़ा क्लैरिटी से बता दिया कि मामलात को खुशउस्लूबी से डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हल किया जा रहा है। पिछले दिनों बॉर्डर फेंसिंग के कुछ इश्यूज आए थे, बॉर्डर फेंसिंग जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ लोग थे, कुछ लोकल सतह के लोग थे जिन्होंने उस फेंसिंग को नुकसान पहुंचाया। इसके ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत का क्या, अभी की जो हुकूमत है उसका क्या मौक़िफ़ है? हमारे साथ सुहेल शाहीन साहब मौजूद हैं जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के, अभी की हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब, लाइक ऑलवेज इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सुहेल शाहीन साहब, हमारी हुकूमत बारहा और आज DGI-SPR ने भी यही बात दोहराई कि हम अफगानिस्तान से डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, हुकूमतों की सतह के ऊपर बड़े खुश उसलूबी से मामलात को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग को डैमेज करने के हवाले से कुछ वाकयात पेश आए जो कि अफगानिस्तान की तरफ से थे।
पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ सामने आ गया सुहेल शाहीन साहब, अफगानिस्तान की हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ये बॉर्डर फेंसिंग वाला मामला क्यों पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। पहले तो ये कि ये वाक़यात है कि हम चाहते हैं कि सारे नेबरिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, और उस तरफ से भी यही ख्वाहिश है एज ट्रू ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज। और हम ये चाहते हैं कि आज़ादी के बाद हम फोकस करें तिजारत पर और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान और ट्रेड पर, जो दोनों ममालिक और आवाम के मुफाद में है, इस पर हम फोकस करते हैं। यही पॉलिसी है। दूसरा ये है, जो भी कई जगहों में इंसिडेंट्स हो गए हैं, एक दो जगह फेंसिंग के बारे में, ये लोकल स्कर्मिशेस है। ऐसा लार्ज स्केल पर बैटल्स नहीं है दोनों ममालिक के, जो वो हमारी पॉलिसी नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, पॉलिसी तो मेंटेनिंग ब्रदरली रिलेशन विद पाकिस्तान। तो वो ये ऐसा नहीं कि ये पहले बार हो चुके हैं, माजी में भी हो चुके हैं और हल भी हो गए हैं। तो लीडरशिप ने दोनों साइड के कोशिश की है, जब भी ऐसा लोकल इंसिडेंट्स हो उसकी हल करने के लिए उन्होंने कोशिश की है, वो हल भी चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ये भी बातचीत के जरिए और ये हल हो जाए, डिप्लोमेटिक वेज और कॉन्टैक्ट्स के जरिए ये मसला भी हल हो जाए इंशाल्लाह। सो जस्ट टू बी क्लियर सुहेल शाहीन साहब, ये मामला हल हो चुका है या हल हो रहा है? एंड सेकेंडली, इस तरह के वाकयात की प्रिवेंशन के हवाले से क्या किया जा सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान? मैंने ये कहा कि ये इंसिडेंट्स जो हो चुके हैं ये लोकल नेचर और हल भी हो चुके हैं, और ये पहले बार नहीं है, माजी में भी हो चुके हैं। और फिर उससे देखना चाहिए पहले कि ये किस तरफ से हो गई है, क्या सूरत हाल है, उसकी रोशनी में हल हो चुके हैं माजी में भी। अब भी हल होना चाहिए कि इंसिडेंट्स का प्रिवेंशन की बारे में स्टेप लिया जाए, और ये डिप्लोमेटिक वे से, चैनल से वो हल किया जाए। मेरे ख्याल में यही दोनों ब्रदर ममालिक के लिए ये उसके मुफाद में है, ये बेहतर है। तो दूसरा जो मैंने पहले बताया कि हम चाहते हैं कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, ट्रेड का ताल्लुकात हो आपस में, जो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के आवाम के लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारे रिफ्यूजीज है, अफगान माजरीन है, 40 साल से उधर जिंदगी कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने उसको जगह दी है और होस्ट किया है, तो जिसके लिए हम मशकूर हैं। तो मेरे ख्याल में वी हैव वेरियस ties with Pakistan, historical, cultural, and ties of belief in ideological ties. तो इसलिए बेहतर है हम फोकस करें शेयर गोल्स पर, और ऐसा इंसिडेंट्स जो लोकल नेचर का हो, वो उधर वो लोकली को हल किया जाए। राइटली पॉइंटेड आउट सुहेल शाहीन साहब, लेकिन एक आम शहरी की नज़र से अगर इसको देखें मामले को, तो चलिए ये तो एक लोकलाइज्ड इशू था, नहीं होना चाहिए था, हल हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी अफगानिस्तान में
मिनिस्ट्रीज़ के कुछ लोगों की, कुछ नुमाइंदों की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि पाकिस्तान का एक आम शहरी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ऑफिशियल स्टैंस है, ऑफिशियल वर्जन है। जिस तरह पिछले दिनों अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे आपके, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, थोड़ी क्या काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। इनके बारे में क्या कहेंगे सोहेल शाहीन साहब? जब ये लोकल इंसिडेंट्स होते हैं, कभी कभी या पहले हो चुके हैं, तो उसको देखना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेशन उधर करना चाहिए कि क्या है और उसके हल क्या है दोनों ममालिक की तरफ से, और उसको डिप्लोमेटिक चैनल से उसके हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन उसको एक लार्जर देन लाइफ फिगर न बनाया जाए, इन लार्ज न करे। जो हम देखते हैं कई ऐसे सर्कल्स है जो इसमें उनके इंटरेस्ट है, उसको इनलार्ज करते हैं। राइट। अच्छा सोहेल शाहीन साहब, जब इकोनॉमी की बात आती है, जब ट्रेड की बात आती है, तो फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं जो कि सामने आते हैं अक्सर औकात, लेकिन इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ट्रेड टाइज हैं, जो इकोनॉमिक टाइज हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। हमारा एक टापी का प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग हुआ है, कासा वाला प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग हुआ है, एक रेलवे लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होनी है। ये सारे मामलात को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमती सतह के ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं, और इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या फौरी तौर पर रेजोल्यूशन इन चीज़ों का अब की रिक्वायरमेंट नहीं बन गई? हमारी पॉलिसी ये है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रेड पर फोकस करें और को इंश्योर भी करें, जो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी अफगानिस्तान में अब भी है, उसको इंश्योर करते हैं। और ये भी हमारी कमिटमेंट है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए, वो ना हम इजाज़त देंगे। जैसा टापी का आपने जिक्र किया, और ऐसा रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है उज़्बेकिस्तान से तोरहम के रास्ते पाकिस्तान तक, ये जो है तोरहम के रास्ते, तो ये मेगा प्रोजेक्ट है, और इसका जो फिजिबिलिटी भी है वो भी हो चुके हैं, सर्वे भी हो चुके हैं, और ये रेडी है कि उसका काम शुरू किया जाए। मेरे ख्याल में जब ये हो, ये रेलवे लाइन या टापी का प्रोजेक्ट, तो पाकिस्तान में सनअत को तरक्की मिल जाएगी, और रेलवे लाइन के जरिए आपकी जो गुड्स है पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक पहुंचेंगे, और हमारे लिए भी बेहतर है, हमारे जो सनअत है अफगानिस्तान में उसके गुड्स है वो भी पहुंचेंगे पाकिस्तान तक और सारे रीजन तक और सेंट्रल एशिया तक इसी रेलवे लाइन के जरिए। तो मेरे ख्याल में ये शेयर गोल्स है और बेहतर है दोनों ममालिक के लिए, क्योंकि हमारी ज़रूरत भी है, माइशत हमारे टॉप प्रायोरिटी है दोनों मुल्कों का, तो इस पर हम फोकस करें। राइट। अच्छा सोहेल शाहीन साहब, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों का एक तरह से आवाज़ बन गए हैं। पाकिस्तान ने OIC की समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की होस्ट की, अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सोल उसका एजेंडा था। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इमदाद भेजी जा रही है, जो कि सर्दियों के अंदर मुश्किलात अफगान शहरियों को फेस करना पड़ रही हैं, उसको थोड़ा सा ईज़ करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम के तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। इसको अफगानिस्तान की हुकूमत, आपकी हुकूमत किस तरह से देखती है? जी भी जो भी वो सिंगल स्टेप पाकिस्तान की तरफ से लिया जाए अफगानिस्तान के मदद के लिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कंट्रोल के लिए, उसको एलिवेट करने के लिए, या अफगानिस्तान की तरक्की के लिए, और उसके दोनों ममालिक के पॉजिटिव पॉलिसी पर बेस हो, ब्रदरहुड पर बेस हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर बेस हो, तो हम उसकी कदर करते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जाहिर है, मैंने खुद भी कई बार कहा है OIC के बारे में, जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था उधर, वो इसको मुनाक़द किया था कॉन्फ्रेंस, बहुत पॉजिटिव था, और हम चाहते हैं कि उसकी जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स है
वो हम अफगानिस्तान में देख ले, क्योंकि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान है, उसके लिए बहुत ज़रूरत है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ज़रूरत है। और इधर जो भी प्रोजेक्ट्स है ऐसा इनकम्प्लीट है, उसको दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। और अदर प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, जो मैंने पहले बताया। अगर वो शुरू किया जाए, मेरे ख्याल में उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी। राइट, सोहेल शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। नाज़रीन, आज DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी आई। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ भी हम लोगों ने आपके सामने रखा। मामलात जितनी तेज़ी से, जितनी खुशउस्लूबी से आगे बढ़े, उसी तरीके से रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ माशी इस्तेहकाम की तरफ भी बढ़ेंगे। और कोई भी मुल्क और कोई भी रीजन माशी इस्तेहकाम के बाद ही आगे बढ़ता है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।